मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा चैनल स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि अध्याय 9 सेना, नौसेना और वायुसेना के से संबंधित अपराध ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स से संबंधित हैं। सेक्शन 131 से 140। और आज हम दूसरा पार्ट भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, जो कि धारा 141 से 160 से संबंधित हैं। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान करती है? ए धारा 171 ए से 171 आई। धाराएं सेक्शंस 129 से 124 से 129, फिर सेक्शन 131 से 140, सेक्शन 165 से 171। इसका सही आंसर है सी, धारा 131 से 140। जो धारा 131 से 140 तक की धाराएं हैं, जो पार्ट 9 यानी अध्याय 9 से संबंधित हैं भारतीय दंड संहिता के, वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में प्रावधान करती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो धारा 121 से 131 अध्याय से राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान करती है। धारा 131 140 अध्याय 7 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करती हैं। धारा 165 से 171 अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करती हैं। धारा 171 ए 171 आई निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? धारा 141, धारा 142, धारा 143, धारा 140। इसका सही आंसर है ए, धारा 141। धारा 141 में विधि विरुद्ध यानी विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित सही सुमेलित हैं। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण। पोशाक मतलब है कपड़े धारण करना। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है और धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और धारा 143 दंड के विषय में प्रावधान करती है। हम आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? 5 या अधिक व्यक्ति, 5 और मोर पर्सन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, टू रेसिस्ट द एक्सक्यूशन ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध। इसका सही आंसर है सी, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है? विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। इसके आवश्यक अवयव निम्न है। पहला आवश्यक तत्व क्या दिया हुआ है? विधि विरुद्ध जमाव
के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए। जो धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हैं उनसे कोई अपराध किया जाना चाहिए। और दूसरा इसका आवश्यक तत्व है ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर हर सदस्य संभाव्य जानता हो। और इसके क्या परिणाम होंगे विधि विरुद्ध जमाव के, तो वो सभी सदस्य इसको जानते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड 1860 अंडर सेक्शन धारा 141 में, धारा 146, धारा 149 और धारा 159। इसका सही आंसर है ए, धारा 141। ये हम पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं कि विधि विरुद्ध जमाव को धारा 141 में परिभाषित किया गया है। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया है। 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है जब जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य धारा 141 के अंतर्गत उल्लिखित 5 प्रकार के कार्यों में से किसी भी एक को करने के लिए एकत्रित करना होना चाहिए। जब 5 या अधिक व्यक्ति कोई भी जमाव करते हैं विधि विरुद्ध जमाव, तो वह विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इसका सही आंसर है धारा 141। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, जबकि धारा 146 में बलवा की परिभाषा और धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों की आणविक दायित्व का वर्णन किया गया है। सामान्य उद्देश्य परिभाषित किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? आज के अगले प्रश्न है कि अवैध जमाव के लिए कम से कम व्यक्तियों का होना आवश्यक है। फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज। तो जैसे हम पहले भी कुछ प्रश्नों में देख चुके हैं कि अवैध जमाव यानी विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 सदस्यों का होना आवश्यक है। कोई भी विधि विरुद्ध जमाव में 5 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141 के अनुसार अवैध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फ्रॉम एन अनलॉफुल असेंबली इज। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कम से कम संख्या है। इसका सही आंसर है बी, 5। पहले भी देख चुके हैं इस प्रश्न को। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। धारा 141 में, धारा 142 में, धारा 143 में और धारा 140 में। इसका सही आंसर है सी, धारा 143 में। धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में किया गया है। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव और धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और धारा 140 बलवा को परिभाषित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following statement is not correct? बलवा करना और दंगा करना धारा 140 और 159 में क्रमशः परिभाषित है। हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। बलवा 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, दंगा 1 माह के कारावास से दंडनीय है। बलवा 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। इसका सही आंसर है बी, बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। बलवा करना और दंगा करना, बलवा करना धारा 146 में परिभाषित है और दंगा करना धारा 159 में परिभाषित है। और इसके आगे के ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। बलवा करना 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और दंगा करना 1 माह के कारावास से दंडनीय है। और बलवा करने में 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, दंगा करना 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। ए, सी और डी ये तीनों सही हैं और बी जो ऑब्जेक्ट है वो गलत है। बलवा को इसकी व्याख्या देखते हैं। बलवा को धारा 140 में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का दोषी होगा। इसी प्रकार धारा 159 में दंगा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। और धारा 160 में दंगा करना 1 माह के कारावास से या 100 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करता है। दंगा करना, हमला करना, बलवा करना या फिर विधि विरुद्ध जमाव। इसका सही आंसर है सी, बलवा करना। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हैं और हिंसा गठित होती है तो उसे बलवा करना कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता
की धारा 140 बलवा के अपराध को परिभाषित करती है। धारा 140 के अनुसार 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बलवा में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। विधि विरुद्ध जमाव भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है और दंगा को 159 में और हमला को 351 में डिफाइन किया गया है। आज बस इतने ही प्रश्नों को हम देखेंगे। कल के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।